Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of November 2025. 21 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो. मैं और क्या कर दूं, कैसे बना दूं वीडियो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. बेस्ट पॉसिबल जो है मैं दे रहा हूं, लेकिन वही है कि अब फालतू नाच गाना करता तो शायद ज़्यादा लाइक्स आते इससे अच्छे. तो आई होप आप लोग करेंगे. अब जो जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड. अगर आप कर सकते हैं तो लाइक करिएगा ज़रूर. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. पहले तो फ्रंट पेज की पहली न्यूज़, कोर्ट्स कैन नॉट फेटर प्रेसिडेंट गवर्नर सुप्रीम कोर्ट. अब आप सबको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट के पास 14 क्वेश्चन भेजे थे. किसने भेजे थे? प्रेसिडेंट ने भेजे थे. हालांकि इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको मैं बताऊं तो 8 अप्रैल को एक जजमेंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहली चीज़ तो ये कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं दे कैन नॉट होल्ड द बिल फॉर इंडेफिनिट टाइम. आप सबको पता होगा पॉकेट वीटो वाला जो कंसेप्ट होता है, तो कई स्टेट्स में गवर्नर क्या कर रहे थे, बिल ही नहीं पास कर रहे थे. तो इस कारण से जैसे स्पेशली तमिलनाडु हो गया, ये केरला हो गया, तो इन स्टेट्स में बिल नहीं पास हो रहे थे. इस कारण से वो गए थे और उनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ आप इंडेफिनिट टाइम के लिए तो बिल नहीं होल्ड कर सकते. तो इसके लिए उन्होंने 3 मंथ का टाइम पीरियड अलॉट कर दिया. उन्होंने बोला कि भाई 3 महीने का टाइम रहेगा, आपको बिल को असेंट देना पड़ेगा. तो इस चक्कर में प्रेसिडेंट ने अब 14 क्वेश्चन बना करके भेजे थे. किसको भेजे थे? द क्वेश्चंस वर सेंट टू द सुप्रीम कोर्ट की हम आपसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन चाहते हैं. ठीक है ना, मतलब एडवाइस चाहते हैं. अब आपको एक चीज और पता होगी, एडवाइस मांगने का अधिकार प्रेसिडेंट को है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखिएगा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है किसी भी मैटर में. ठीक है ना, फिर वहां पे एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंडेड टू गिव द एडवाइस, बट जनरली चूंकि प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट है तो दे विल गिव द एडवाइस. ठीक है ना, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. अब यहाँ जो 14 क्वेश्चन आए थे उनके रिस्पांस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या कहना है मैं आपको बता दूं. पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो ये बोली है कि अंडर आर्टिकल 200 आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो गवर्नर है उसके पास डिस्क्रिशन होता है और वो ये 3 चॉइसेस रखता है. ठीक है ना, पहली चॉइस है मे असेंट द बिल, दूसरी चॉइस है मे विदहोल्ड असेंट बट मस्ट कम्युनिकेट रीजंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड थर्ड है मे रिफर द बिल टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 201. 201 आर्टिकल में ये भी एक पॉइंट है कि जो गवर्नर होता है वो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन, फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन. और एक और चीज आपको बता दूं कि एक बार बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में अगर गवर्नर ने कर दिया तो फिर गवर्नर दोबारा असेंट नहीं देता है, फिर वो असेंट उसको प्रेसिडेंट ही देता है. तो ये भी आपको चीज याद रखनी है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आना चाहिए. इसके अलावा और क्या इसमें था, तो इसमें 2-3 चीज़ें और थी. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, प्रेसिडेंट ने पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता, या वो डीम्ड असेंट का कंसेप्ट जो 8 अप्रैल का जजमेंट है कि अगर 3 महीने तक नहीं किया साइन प्रेसिडेंट ने गवर्नर ने तो उसको फिर डीम्ड असेंट माना जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा कि असेंट उसको मिल चुका है. तो अब क्या ये ऐसी चीज़ है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इम्पोज टाइम लाइन्स फॉर असेंट और क्रिएट अ कंसेप्ट ऑफ डीम्ड असेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई नहीं कर सकते हैं, एंड वी कैन नॉट गिव द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड असेंट अंडर आर्टिकल 142. ठीक है ना. दूसरा, प्रेसिडेंट के रोल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हेन अ बिल इज रेफर्ड द प्रेसिडेंट नीड नॉट सीक सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन अंडर 143 एवरी टाइम. मतलब कि इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई बिल रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर द्वारा, तो क्या प्रेसिडेंट के को जरूरी है कि वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ले सुप्रीम कोर्ट का? तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, लेकिन गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी पे जो क्वेश्चन आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि गवर्नर कैन नॉट इंडेफिनेटली सिट ऑन अ बिल, है ना, और इफ दे डू देन लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू विल बी देयर. तो यहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जरूर बोला कि हाँ जुडिशियल रिव्यू रखता है, गवर्नर्स जो है वो इंडेफिनेटली किसी बिल को होल्ड नहीं कर सकते, एंड कोर्ट्स कैन डायरेक्ट गवर्नर्स टू डिसाइड विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम बट दे डू नॉट डिक्टेट द आउटकम. उन्होंने कहा कि बिल के वर्च्यूज और बिल के वैल्यूज वो नहीं देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाँ टाइम टू टाइम अगर कभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि बिल पे इंडेफिनिट बैठा जा रहा है तो फिर वो डिक्टेट कर सकते हैं, तो वो टाइमलाइन बता सकते हैं कि आपको फिक्स टाइमलाइन में जवाब देना होगा, लेकिन आउटकम क्या रखना है वो गवर्नर डिसाइड करेगा, वो उसका डिस्क्रिशन है. इसके अलावा
आर्टिकल 361 भी न्यूज में था। 361 अगर आप आर्टिकल पढ़ो तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड राज्य प्रमुख लिखा हुआ है। जब आप खोलोगे ना आर्टिकल 361 तो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ, तो प्रेसिडेंट गवर्नर राज्य प्रमुख शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज, मतलब दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू एज वेल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो अपने ड्यूटीज के समय उन्होंने जो किया उसके लिए दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, वहां पे उनको बुला के आप नहीं बोल सकते। तो ये आर्टिकल 361 है, ये एब्सोल्यूट पावर है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने आंसर में बोली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा आर्टिकल था। दूसरा जो टॉपिक है वो है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में बता दूं। फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो होती हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जिनको बनाया गया है फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964। एक ऑर्डर है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 का, और ये ऑर्डर जो आया था 1964 में, ये एक एक्ट के अंतर्गत से आया था। वो एक्ट कौन सा था? फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। तो याद रखिएगा फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, उसके अंतर्गत फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 का। फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3 के अंतर्गत ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर आया था एंड इसमें ये कहा गया था कि भाई लोकल अथॉरिटीज जो है इन अ स्टेट दे रिफर अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी अ फॉरेनर टू ट्रिब्यूनल्स, मतलब अगर लोकल अथॉरिटीज को लगता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है तो वो फिर जाकर के इन ट्रिब्यूनल्स में जाकर के कर सकता है। और फिर इसके बाद फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो चेक करेंगे कि वैलिड वीजा वैलिड इसके साथ है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, बाहर भेजा जा सकता है, ठीक है ना। एंड फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 का क्या केवल असम में लागू होता है? तो नहीं लागू, केवल ये पूरे इंडिया में होता है। याद रखिएगा इट इज एप्लीकेबल इन द होल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल केवल कहाँ एग्जिस्ट करता है तो दे आर एग्जिस्टिंग ओनली इन असम एज ऑफ नाउ। अभी वर्तमान में केवल असम में लागू होते हैं, लेकिन ये पूरा जो ऑर्डर है वो पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आज बताने हैं। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई अभी रिसेंटली, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब तमिलनाडु में भी ये सब एक हुए हैं फॉर एक्सरसाइज विच इज नेम्ड एट सागर कवच। इसका नाम है सागर कवच। तो अगर आपसे कोई पूछे सागर कवच के बारे में तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हेबियस कॉर्पस की रिट के बारे में न्यूज में था। एक्चुअली रिट नहीं है, ये पिटीशन है हेबियस कॉर्पस की। हेबियस कॉर्पस की रिट कौन इशू करता है? तो हेबियस कॉर्पस की रिट जब इशू होगी तो वो आइदर सुप्रीम कोर्ट करेगी और हाई कोर्ट करेगी। तो आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल इशू द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये रिट क्या बोलती है? तो हेबियस कॉर्पस का रिट बोलती है बेसिकली टू हैव द बॉडी, मतलब टू हैव द बॉडी का मतलब क्या होता है कि आपको 24 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करना है बिफोर अ जज टू डिटरमाइन इफ द डिटेंशन इज लॉफुल और नॉट। मतलब किसी व्यक्ति को अगर डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा तो 24 घंटे के अंतर्गत, मतलब एक्सक्लूडिंग द ट्रेवलिंग टाइम को आप हटा दें अगर, तो ट्रेवलिंग टाइम को हटाने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के सामने या कोर्ट के सामने, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड देन कोर्ट विल डिसाइड वेदर द डिटेंशन इज लॉफुल और नॉट, कि वो डिटेंशन लॉफुल है कि नहीं। तो अभी जो माओइस्ट लीडर हैं उनके बच्चों ने जो है उन्होंने ये हेबियस कॉर्पस की पिटीशन लगाई है ना। तो एक सवाल इसमें कई बार पूछता है कि क्या हेबियस कॉर्पस की रिट सुप्रीम कोर्ट इशू करता है कि हाई कोर्ट? तो याद रखिएगा दोनों इशू करते हैं। ये आर्टिकल 32 के तहत इशू करता है, ये आर्टिकल 226 के तहत इशू करता है। ज्यादा ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन किसका है रिट में? तो ये याद रखिएगा कि हाई कोर्ट का ज्यादा ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा कम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के केस में करता है और हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल लीगल किसी भी केस में कर सकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अजीत डोभाल होस्ट 7th मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है बता दूं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें 5 देश हुआ करते थे अभी तक। 5 देश कौन कौन से? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस, ये 5 कंट्रीज हुआ करती थी और ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग था। अब मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार कि हुआ करती थी, क्योंकि इस बार की जो मीटिंग है इसमें 6वां मेंबर इंक्लूड हुआ है, सेशल्स। याद रखिएगा सेचेलीज जो है या सेशल्स जो है वो 6वें मेंबर के रूप में इंक्लूड हुआ है। तो ये भी आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखनी है, ठीक है ना। एंड
ये बेसिकली इसका एम क्या है, टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस कॉमन टू द मेंबर स्टेट। तो रीजनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। मेंबर्स मैंने आपको बता दिए, 6वां मेंबर सेशेलीज या सेशल्स इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना। तो ये 14 क्वेश्चन हैं जो एक एक करके आपको दिए होंगे, देखो लिखे हैं। तो इसमें आर्टिकल 200 याद रखना, जो गवर्नर के पास ऑप्शन है। आर्टिकल 201 याद रखना, जिसमें रिजर्व कर देता है मतलब बिल कोई गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए। और आर्टिकल 361 याद रखना, जिसमें कि प्रेसिडेंट है गवर्नर अपने एक्ट्स के लिए कोर्ट पे आंसरेबल नहीं है, एब्सोल्यूट है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 143 भी याद रखना, कि जिसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मांग सकता है, मतलब एडवाइजरी मांग सकता है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एट सीओपी इंडिया सीक्स जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। तो सीओपी 30 जो है इस बार कहां पर हो रहा है, बेलेम ब्राजील में हो रहा है, सबको आपको पता है। उसमें इंडिया ने मांग की है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। तो इंडिया और जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा है कि भाई एक जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म होना चाहिए। अब ये क्या है ये जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, क्या चीजें हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। पहली चीज तो ऑथर ने कहा, इंडिया ने कहा है कि भाई फिनेंस चाहिए फॉर अडेप्टेशन। मतलब अडेप्टेशन जो है वो फिनेंस अभी तक उसके लिए प्रॉपर मिला नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है कि एसेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अगर अडेप्ट करना है तो उसके लिए फिनेंस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। जस्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है, बेसिकली सीओपी 27 में ये मैकेनिज्म आया था। जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम जो था, JTWP बोलते हैं, जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम। ये सीओपी 27 2022 में आया था और ऑपरेशनलाइज ये सीओपी 28 2023 में हो गया था। पर्पज इसका है टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड फोरम फॉर शिफ्टिंग वर्कर्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज टू रिन्यूएबल एंड ग्रीन सेक्टर। मतलब कि जस्ट ट्रांजिशन में क्या होता है, बेसिकली जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं फॉसिल फ्यूल सेक्टर में, उनको रिन्यूएबल और ग्रीन में करना है। तो इसमें बेसिकली इंडिया ने इसको और ब्रॉड करते हुए बोला कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी। इसमें न केवल उन वर्कर्स के जॉब, लाइवलीहुड, पॉवर्टी रिडक्शन, फूड सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, है ना, तब जाकर के वो कंप्लीट बनेगा। इंडिया का ये भी कहना है कि एक जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म आप बनाओ, और ये मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए विच शुड अलाउ कंट्रीज टू डिजाइन देयर ओन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज। दे शुड रिस्पेक्ट नेशनल प्रायोरिटीज एज वेल। दे शुड रिजेक्ट वन साइज फिट्स ऑल टाइमलाइन, है ना, एक वन साइज फिट्स ऑल टाइमलाइन रिजेक्ट करना चाहिए, तब जाके वो जस्ट बनेगा। जब आप दूसरी कंट्रीज की प्रायोरिटीज को दिमाग में रखोगे, जब आप दूसरी कंट्रीज के डेवलपमेंट को दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंडिया का ये भी कहना है कि बेसिकली कंट्री ड्रिवन प्रोग्राम होना चाहिए और टारगेट्स हमेशा नेशनली डिटरमाइंड होने चाहिए। मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड टारगेट मत सेट करो दूसरी कंट्रीज के लिए, एक नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स को लेने दो, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, जो कि जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म बनाएंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इन इंडिया, इन अ फर्स्ट इंडियन बॉर्न चीता मुखी गिव्स फॉर बर्थ टू 5 कप्स। अब देखो पहले क्या हुआ, हमने साउथ अफ्रीका से हम लेकर के आए चीता, है ना। फिर हमारे यहाँ वो जो चीता आए थे उनमें से वो बाहर के चीता थे, तो उन्होंने कुछ बच्चे पैदा किए। अब उन बच्चों में से एक जो मुखी थी, उसने पहली इंडियन बॉर्न फीमेल चीता बन गई है जिसने कि कब्स को जन्म दिया है, मतलब कि नए चीता को जन्म दिया। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है आफ्टर मेनी इयर्स। अब इंडिया में समय 32 है जो चीता के नंबर हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फार्माकोजिनोमिक्स, जिनोमिक्स याद रखिएगा। फार्माकोजिनोमिक्स क्या होता है, तो याद रखिएगा दिस इज अ टर्म विच इज देयर न्यूज में था। फार्माकोजिनोमिक्स जो टर्म होता है वो एग्जामाइन करता है कि जेनेटिक वेरिएशन किस तरीके से एक इंडिविजुअल के मेडिकेशन के रिस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है। सपोज करो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है X, एक व्यक्ति है Y, और दोनों ने एक ही दवाई खाई, ये दवाई थी, एक ही दवाई दोनों खाई। अब इसका इम्पैक्ट इस व्यक्ति पे अलग पड़ेगा, इस व्यक्ति के अलग पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक वेरिएशन, इसका जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, दोनों के जेनेटिक कंपोजिशन अलग है। इस कारण से इस दवा का असर दोनों पे अलग तरीके से होगा, इम्पैक्ट है। इसी को बोलते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। मतलब कि फार्माकोजिनोमिक्स यही चीज पढ़ता है, इसी की स्टडी होती है कि जिनोम के कारण फार्मा का क्या इम्पैक्ट चेंज होता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको आप याद रखेगा। एकांथोसिस निग्रिकांस। अब ये एकांथोसिस निग्रिकांस क्या है, तो एकांथोसिस निग्रिकांस जो है इट्स अ स्किन कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डार्क वेलवेटी पैचेस ऑन स्किन फोल्ड्स। जो जैसे गर्दन हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, यहाँ पर जो डार्क वेलवेटी पैचेस बन जाते हैं उसको बोलते हैं एकांथोसिस निग्रिकांस। एंड इट कैन अकर ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस। बहुत सारे रीजंस इसके होने के, जैसे ओबेसिटी भी एक रीजन है, एंड इट ये
आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी एक रीजन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लेकिन मेन है। यहाँ पे इनका कहना है कि इट कैन बी अ अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज, इट कैन बी अ अर्ली साइन ऑफ डायबिटीज, अकैंथोसिस निग्रिकेंस, डार्क पैचेस ऑन द स्किन फोल्ड्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा आपको। एडिटोरियल पार्ट में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ओपिनियन पेज में डिस्कस करेंगे कि क्या फेडरलिज्म थ्रेट में है अंडर द सिंगल पार्टी हेजेमनी। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल जैसा कि ऑथर ने कहा है उसके अकॉर्डिंग यस देयर इज अ द फेडरलिज्म इज अंडर थ्रेट। एंड क्यों ऐसा कहा गया है, सबसे पहली बात तो ये है कि लेट मी ओपन दैट, यस सबसे पहली बात जो ऑथर ने कही वो ये कही है कि भाई इसमें देखो जो सेंटर स्टेट में टेंशन बढ़ गए हैं, स्पेशली उन स्टेट्स में जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। अपोजिशन का ये कहना है कि जो सेंटर है, सेंटर स्क्वीज कर रहा है ऐसे स्टेट्स को जहां पर उनकी पार्टी नहीं है। उसके लिए कैसे स्क्वीज कर रहा है, पहली चीज दे आर डिलेइंग द ट्रांसफर्स, मतलब कि चाहे डिजास्टर फंड हो चाहे स्कीम्स के फंड हो वो डिलेड आ रहे हैं, मतलब लेट आ रहे हैं। देन फाइनेंस कमीशन का शेयर भी लोअर देन एक्सपेक्टेड चल रहा है, जीएसटी कंपनसेशन एंड डिजाइन इश्यूज चल रहे हैं। तो ये तरीके से सेंटर जो है स्क्वीज कर रहा है। और बाकी स्टेट्स में जहां जैसे बिहार से सेंटर ने मदद ले ली, आंध्र प्रदेश से सेंटर ने मदद ले ली, तो या तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से ले ली ना, हाँ, तो ऐसे स्टेट्स में जानबूझ करके और ज्यादा फंड दे रहे हैं, और बाकी जो स्टेट जहां पे दूसरी अपोजिशन की पार्टी है वहां पे नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि इस समय जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ करता था कभी एक जमाने में, जहां बात चलती थी कि सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेट करके बढ़ना चाहिए, अब वो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म में बदल चुका है। मतलब कि जो सिंगल पार्टी डोमिनेंस आई है उस कारण से फेडरलिज्म को इम्पैक्ट पहुंचा है। और अब जो फेडरलिज्म है वो सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म है, मतलब सेंटर डिटरमाइन कर रहा है कि कितना कितना किसको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। देन जीएसटी के बारे में ऑथर ने कहा कि एक ब्रोकन बार्गेन हो गया, मतलब कि जीएसटी में एक लाया गया था इसको ये बोल करके कि भाई ये इसमें सेंटर स्टेट दोनों रहेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें थी ना, लेकिन जीएसटी की पावर भी पूरी की पूरी सेंट्रलाइज्ड हो गई है। इसके अलावा ऑथर ने भी कहा कि स्टेट्स ने अपना रेवेन्यू भी छोड़ दिया जीएसटी को अपनाने के लिए, और अब उनको पैसा भी नहीं मिल रहा। प्लस जीएसटी जो पहले एक समय बॉडी हुआ करती थी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज अगर रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा मिक्स आएगा, लेकिन अब जब हर जगह एक ही सिंगल पार्टी हेजेमनी होगी तो जीएसटी भी सेंट्रल के हिसाब से ही चलेगी। फाइनेंस कमीशन में भी ऑथर ने कहा कि बहुत इशू है, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, ये सारी चीजें नहीं है, उन स्टेट्स को मतलब परेशान होना पड़ रहा है। तो दैट इज द बिग थिंग कि क्यों मतलब सेंट्रलाइज्ड सदर्न स्टेट्स को पिनलाइज किया जाए, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो स्टेट्स की इकोनॉमिक पोजीशन है वो वीक होती जा रही है, जॉबलेस ग्रोथ भी है प्लस इंटरनल माइग्रेशन भी है, दोनों इश्यूज आ गए हैं। एंड नाउ दैट हैज चेंज इनटू कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, मतलब अगर आप देखें तो फ्रीवी और ये जो रेवड़ी कल्चर है ये भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में, चाहे वो आप बिहार देखें चाहे दूसरे स्टेट्स देखें, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऑथर ने लास्ट में ये कहा है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत वीक हैं, और सिंगल पार्टी जो है वो अब डोमिनेशन में है। और इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कर दो ताकि एक साथ ही मतलब सब कुछ हो जाएगा खत्म फेडरलिज्म। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, केरला में स्टोन क्वेरीज बढ़ती जा रही है, उसका रीजन क्या है। तो सिंपल सा एक आपको रीजन बता देता हूं कि केरला ने रिवर सैंड माइनिंग जो है 2016 में बंद कर दी थी। रिवर सैंड माइनिंग 2016 में बंद कर दी थी ताकि उनके रिवर्स को डिग्रेडेशन से बचाया जा सके। इसके बाद उन्होंने एक एम सैंड बनाया। एम सैंड एक आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय क्रशिंग हार्ड रॉक्स सच एज ग्रेनाइट इनटू फाइन पार्टिकल। एम सैंड याद रखिएगा एक आर्टिफिशियल अल्टरनेटिव था इसका सैंड माइनिंग बंद होने के बाद, जिसमें ग्रेनाइट रॉक्स को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है ग्रेनाइट कहाँ मिलते हैं, स्टोन क्वेरीज में मिलते हैं, इसलिए स्टोन क्वेरीज जो है बढ़ते जा रहे हैं। स्टोन की क्वेरिंग केरला में बढ़ती जा रही है। तो एम सैंड जरूर याद रखना, केरला से ही आया था। ह्यूज डिमांड फॉर एम सैंड हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज द क्वेरिंग एरिया ऑल्सो। तो क्वेरिंग एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है। 8 कोर सेक्टर्स की बात की जा रही है, तो 8 कोर सेक्टर्स के नाम हमेशा याद रखना। यूपीएससी हर 2 साल में एक बार पूछता है इनमें से कौन सा कोर है कौन सा नहीं। 8 कोर सेक्टर्स है, नाम है उनके कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सारे को अगर हम मिला दें तो आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% हिस्सा जो है, 40.27% वो कोर सेक्टर्स में। और कोर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस समय अच्छी नहीं चल रही है, डाउन चल रहे हैं। तो these are the things which are there. I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.